आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक पहेली जैसी कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी जगह की कहानी जो बॉक्साइट के खजाने पर बैठी है, जिसका इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन जो आज भी मतलब विकास की दौड़ में अपनी एक मजबूत जगह तलाश रही है। और ये कहानी है झारखंड के लोहरदगा जिले की। बिल्कुल। और देखिए, ये पहेली सिर्फ लोहरदगा की नहीं है, ये देश के ऐसे कई इलाकों की है जो प्राकृतिक रूप से तो बहुत अमीर है, पर वहां के लोगों तक वो अमीरी पहुंच नहीं पाती। सही बात है। आज हम इन स्रोतों की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। कुछ बेसिक जानकारी से शुरुआत करें तो लोहरदगा विला ये 1983 में बना था। हाँ, 1983 में रांची से अलग होके। अच्छा। और क्षेत्रफल के हिसाब से तो काफी छोटा है, करीब 1500 वर्ग किलोमीटर। छोटा है, लेकिन इसकी कहानी इसके आकार से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। और कहानी की शुरुआत तो इसके नाम से ही हो जाती है, लोहरदगा। सुनने में ही एक वजन है। हाँ, इसे तोड़े तो बनता है लोहर यानी लोहे का व्यापारी, और दगा मतलब केंद्र, तो लोहे के व्यापार का केंद्र। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज ये जगह लोहे के लिए तो नहीं जानी जाती। नहीं, आज ये बॉक्साइट के लिए जानी जाती है। तो एक तरह से इसका नाम इसके अतीत की कहानी कहता है, इसके वर्तमान की नहीं। और इसका अतीत भी कोई छोटा मोटा नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प बात ये लिखी है कि जैन ग्रंथों में इसका नाम लोरे यादगा मिलता है। लोरे यादगा? हाँ। मतलब आंसुओं की नदी? हाँ। ये तो बड़ा काव्यात्मक नाम है। इसके पीछे न जाने क्या कहानी रही होगी। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुगल काल के मशहूर ग्रंथ आईने अकबरी में भी इसका जिक्र है। अच्छा, किस नाम से? किस्मते लोहरदगा के तौर पर। किस्मते लोहरदगा? हाँ, यानी ये उस दौर में भी एक अहम प्रशासनिक और आर्थिक इकाई थी। तो ये साफ है कि ये हमेशा से एक महत्वपूर्ण जगह रही है। और जब बात महत्व की हो रही है तो इस मिट्टी से निकले उन नायकों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सही कहा। सोर्सेज में 3 नाम बहुत प्रमुखता से आते हैं। पहले हैं पांडे गणपत राय। 1857 की क्रांति। हाँ, 1857 की क्रांति में उन्होंने डोरांडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था। और दूसरा बड़ा नाम है वीर बुधु भगत का। 1831-32 का कोल विद्रोह। जी, जो छोटा नागपुर क्षेत्र के सबसे बड़े आदिवासी विद्रोहों में से एक माना जाता है। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में बुधना सिंह का भी योगदान था। ये दिखाता है कि संघर्ष और स्वाभिमान वो इस इलाके की मिट्टी में ही है। और इन स्वतंत्रता सेनानियों को इसी जमीन ने पैदा किया, इसी मिट्टी ने उन्हें गढ़ा। असल में लोहरदगा का भूगोल ही वही इसके इतिहास और उसकी अर्थव्यवस्था की कुंजी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहाँ के भूगोल को समझे बिना हम उस पहेली को नहीं सुलझा सकते जिसकी बात हमने शुरू में की थी। तो कैसा है यहाँ का भूगोल? मोटे तौर पर इलाके को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है पश्चिमी हिस्सा, पहाड़ी इलाका। हाँ, पूरा पहाड़ी है, जिसे स्थानीय लोग पाट क्षेत्र कहते हैं। किस्को, सेन्हा, कुडू जैसे इलाके इसी में आते हैं। अच्छा, तो ये पाट क्षेत्र ही वो जगह है जहाँ सारे खनिज छिपे हैं। बिल्कुल, बॉक्साइट का सारा खजाना इन्हीं पाट क्षेत्रों में है। और फिर है पूर्वी हिस्सा, जो गुमला के पठार का एक भाग है। ये मैदानी इलाका होगा। हाँ, ये मैदानी है जहाँ खेती ज्यादा होती है। दक्षिणी कोयल, शंख, नंदिनी जैसी नदियां भी यहीं से बहती हैं, जो इस इलाके की जीवन रेखाएं। बिल्कुल। तो एक ही जिले में पहाड़ भी हैं और मैदान भी, जंगल भी हैं और खेत भी। और प्रशासनिक तौर पर ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। 7 प्रखंड, करीब 350 गांव। जी, और 66 पंचायतें। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि यहाँ की एकमात्र विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। हाँ, और ये आरक्षण यहाँ की सामाजिक बनावट को दिखाता है। ये सुनिश्चित करता है कि इस क्षेत्र की जो जनजातीय आबादी है उसकी राजनीतिक आवाज बनी रहे। तो ये तो हुआ जमीन का खाका, लेकिन इस जमीन पे रहने वाले लोग कैसे हैं, उनकी कहानी क्या कहती है? चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी करीब 4.5 लाख थी। ठीक है। लेकिन आबादी से ज्यादा दिलचस्प आंकड़ा है लिंगानुपात का। अच्छा। लोहरदगा में हर 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं हैं। 985? ये तो उस समय के राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर था। बहुत बेहतर। ये वाकई एक अच्छी खबर है। अक्सर पिछड़े माने जाने वाले इलाकों से ऐसे सकारात्मक आंकड़े नहीं दिखते। पर एक और आंकड़ा है जो मुझे चौंका रहा है, शहरीकरण। हाँ, सिर्फ 12%। और इस आंकड़े को समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि अगर लोहरदगा में 100 लोग रहते हैं तो उनमें से 87 आज भी गांव में ही रह रहे हैं। मतलब उनकी पूरी दुनिया, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी
उनकी कमाई का जरिया सब कुछ गांव और खेती से जुड़ा है। ये तस्वीर दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों से बिल्कुल उल्टी है। और शायद इसी से शिक्षा के आंकड़े भी जुड़े हैं। यहाँ की औसत साक्षरता दर 67.61% है। हाँ, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन जब इसे और गहराई से देखते हैं तो एक बड़ी खाई नजर आती है। बिल्कुल। पुरुषों की साक्षरता 77.41% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 77.69%। लगभग 20% का अंतर। 20%? ये तो बहुत बहुत बड़ा गैप है। बहुत ही ज्यादा। क्या स्रोतों में इसका कोई कारण बताया गया है? क्या ये सिर्फ स्कूलों की कमी है या इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक वजह भी है? सोर्सेज सीधे तौर पर कारण नहीं बताते, लेकिन इशारा करते हैं। जब आबादी का इतना बड़ा हिस्सा गांव में रहता हो, जहां स्कूलों की पहुंच कम हो और जहां शायद लड़कियों को घर के कामों या खेती में मदद के लिए ज्यादा जरूरी समझा जाता हो। बिल्कुल, तो ऐसे नतीजे आना स्वाभाविक है। ये दिखाता है कि विकास की रोशनी जो है वो शहरों की सीमा पर आकर कहीं रुक सी जाती है। और यहीं पर हमारी पहेली और गहरी हो जाती है। एक तरफ बॉक्साइट का इतना बड़ा भंडार, दूसरी तरफ गांव में बसी एक बड़ी आबादी जो आज भी खेती पर निर्भर है, और जहां शिक्षा, खासकर लड़कियों की शिक्षा, एक चुनौती बनी हुई है। तो ये सारा बॉक्साइट जा कहाँ रहा है? ये इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। लोहरदगा को झारखंड की बॉक्साइट नगरी कहा जाता है। हाँ, ये तो हमने शुरू में ही कहा था। बगड़ू पहाड़ी, पखरपाट, हिसारी पाट, ये सब बॉक्साइट की खानों से भरे पड़े हैं। यहां से निकला बॉक्साइट देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हिंडाल्को के प्लांट्स में जाता है। हिंडाल्को के मूरी और रेणुकूट प्लांट में। जी, ये वही बॉक्साइट है जिससे एल्यूमिनियम बनता है। हमारे बर्तन, गाड़ियां, हवाई जहाज, सब कुछ। मतलब लोहरदगा देश के विकास में सीधा योगदान दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे इन स्रोतों में एक बात खटक रही है। इतनी कीमती खनिज संपदा होने के बावजूद यहाँ खनन के अलावा कोई बड़ा उद्योग क्यों नहीं है? और यहीं पर हमें लोहरदगा की कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। क्या है वो? जिसे अर्थशास्त्री रिसोर्स कर्स या संसाधन अभिशाप कहते हैं। संसाधन अभिशाप, ये तो सुनने में ही विरोधाभासी लगता है। संसाधन तो वरदान होना चाहिए, अभिशाप कैसे हो गया? इसे ऐसे समझिए, जब कोई जगह प्राकृतिक खजाने से इतनी अमीर हो तो अक्सर सरकार और कंपनियों का सारा ध्यान बस उसे खोद कर निकालना और बेचने पर लग जाता है। अच्छा। स्थानीय उद्योग लगाने, लोगों का हुनर विकसित करने और बाकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो नतीजा ये होता है कि खजाना तो बाहर चला जाता है, लेकिन उस जगह के लोग गरीब रह जाते हैं। बिल्कुल। लोहरदगा की कहानी इसी थियोरी का एक जीता जागता उदाहरण है। मतलब कच्चा माल यहाँ से जा रहा है और अगर यहीं पे उसे प्रोसेस करने के प्लांट लगते तो तस्वीर कुछ और होती। कुछ और ही होती। लोगों को रोजगार मिलता, इलाके का विकास होता। और अभी उद्योग के नाम पर यहाँ क्या है? ईंट भट्टे, साबुन बनाने की छोटी फैक्ट्री या पत्थर की गिट्टी बनाने वाले क्रशर, यानी MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। हाँ, ये जरूरी है, पर ये उस बॉक्साइट इंडस्ट्री का मुकाबला नहीं कर सकते जो यहाँ हो सकती थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोहरदगा इस संसाधन अभिशाप में फंसा हुआ है? क्या इसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, और वो रास्ता भी लोहरदगा की जमीन में ही छिपा है। लेकिन वो खनिजों के नीचे नहीं बल्कि ऊपर है। बिल्कुल। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और कुदरती खूबसूरती में। आप पर्यटन की बात कर रहे हैं? हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि यहाँ खजाने की कोई कमी नहीं है। मिसाल के तौर पर खकपरता शिव मंदिर है। एक पहाड़ी पर बनाया और राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल है। लेकिन उसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका निर्माण बिना नींव के किया गया है। एक मिनट, बिना नींव के? आज के जमाने में तो हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। क्या स्रोतों में बताया गया कि ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है। स्रोतों में इसकी तकनीक का ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक ऐसा नमूना है जो दुनिया भर के पर्यटकों को खींच सकता है। और क्या है? भंडारा में अखिलेश्वर धाम है, सुंदरी में एक पुराना किला है। ये सब इतिहास की परतें हैं जिन्हें खोला जाना बाकी है। और प्रकृति प्रेमियों के लिए मुझे याद है आपने झरनों का जिक्र किया था। हाँ, पेशार प्रखंड में लावा पानी जलप्रपात है जिसे जिले का सबसे बड़ा झरना माना जाता है। लावा पानी? जी। नंदिनी जलाशय है जो पिकनिक के लिए एक बेहतरीन जगह है और सिंचाई के काम भी आता है। बगड़ू पहाड़ी पर केकरंग जलप्रपात है और सेना में धरधरिया जलप्रपात। मतलब संभावनाएं बहुत हैं। अपार संभावनाएं हैं। अगर इन्हें सही तरीके से विकसित किया जाए तो ये लोहरदगा की अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी बदल सकते हैं। ये रोजगार का एक ऐसा स्रोत बन सकते हैं
जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर हो और जिसका फायदा सीधे स्थानीय लोगों को मिले। बिल्कुल। तो आज हमने लोहरदगा की जो तस्वीर देखी वो वाकई कई परतों वाली है। हाँ। एक तरफ बॉक्साइट का विशाल भंडार और संसाधन अभिशाप का साया है, तो दूसरी तरफ खेती पर टिकी एक बड़ी ग्रामीण आबादी। एक तरफ आजादी की लड़ाई का गौरवशाली इतिहास है, तो दूसरी तरफ शिक्षा और उद्योग में विकास की बड़ी चुनौतियां। इन सभी स्रोतों से निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि लोहरदगा के विकास का भविष्य 3 स्तंभों पर टिका है: खनिज यानी माइनिंग, कृषि एग्रीकल्चर और पर्यटन टूरिज्म। लेकिन असली चुनौती इनके बीच संतुलन बनाने की है। बिल्कुल। सिर्फ खनन पर निर्भरता ने इसे अभिशाप बना दिया है। लेकिन अगर खनन से होने वाली आय का इस्तेमाल कृषि को आधुनिक बनाने, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज लगाने में हो, और साथ ही इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, तो एक टिकाऊ विकास का मॉडल बन सकता है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। प्राकृतिक संसाधनों, खासकर खनन पर आधारित एक अर्थव्यवस्था अपने पर्यावरण, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के सामाजिक विकास के बीच संतुलन आखिर कैसे बना सकती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सिर्फ लोहरदगा ही नहीं, बल्कि भारत के ऐसे हर उस क्षेत्र को खोजना होगा जो प्राकृतिक रूप से तो अमीर है, पर जिसके लोग विकास के फल का इंतजार कर रहे हैं।